सभी विद्यार्थियों का आपकी अपनी कक्षा हिंदी साहित्य और हिंदी विषय के विशेष अध्ययन के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थियों का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप सभी विद्यार्थी मेरा इतना सहयोग और सम्मान कर रहे हैं। सबसे पहले थोड़ा सा छोटा सा उद्बोधन है, इस उद्बोधन को आप ज़रा थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। जो पूर्व विद्यार्थी है 2019-20 वाले, उन सभी के लिए भी, और 2020-21 वाले विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मैं बताने जा रहा हूं, जो आपकी पढ़ाई को अनवरत जारी रखने के लिए अपन सभी का संबंध यूं ही बना रहे और नए विद्यार्थियों का स्वागत होता रहे। इसके लिए एक छोटा सा उद्बोधन है, इस उद्बोधन को आप ज़रूर सुने। 19-20 के विद्यार्थी भी अवश्य ही सुने। आप सभी की सुविधा के लिए, यानी हमारा रिश्ता आगे अनवरत चलता रहे, मैं आपका मार्गदर्शन करता रहूं, इसके लिए आप सभी की सुविधा के लिए मैंने हिंदी व्याकरण कक्षा 9 से 12 तक, हिंदी साहित्य 11 से 12 तक, अंग्रेजी अनिवार्य 10वीं से लेकर 12वीं तक, राजनीति विज्ञान 11 से लेकर के 12th तक, ये जो 4 विषय हैं, इन चारों विषयों को मैंने चुना है। चारों विषयों पर मैंने बहुत अच्छी सामग्री तैयार की है। इस सामग्री को आप सभी के लिए 19-20 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए तो इसलिए उपयोगी है कि वो कॉलेज में जा रहे हैं, इसके अतिरिक्त वे कंपटीशन की परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं, तो उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य। इसके अलावा इंग्लिश में ग्रामर होगी और बुक्स भी होगी। राजनीति विज्ञान जो कि जीके के तौर पर, यानी जीके के हिसाब से बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण एक विषय है। तो इन सभी विषयों का अध्ययन कक्षा 11th-12th, इन सभी के लिए जिस प्रकार अपन ने पिछले साल हिंदी साहित्य का अध्ययन अपन ने किया, हिंदी साहित्य के अध्ययन के आधार पर जैसे मॉडल पेपर जारी करना है, विशेष प्रश्न जारी करना है, और भी अन्य जो सामग्री थी वो आपको उपलब्ध कराने का मैंने प्रयास किया। अब हम इन चारों विषयों पर कक्षा 9 से लेकर के 12 तक हिंदी व्याकरण, कक्षा 11th-12th के लिए हिंदी साहित्य का विशेष पाठ्यक्रम, और इंग्लिश जो कंपलसरी है 10वीं से लेकर 12वीं तक बहुत ही अच्छा अध्ययन करवाएंगे। क्योंकि मेरा लगभग यानी 20 सालों से अंग्रेजी और हिंदी विषय पढ़ाने का जो अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर मैं सभी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना चाहता हूं। राजनीति विज्ञान जो कि मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के आधार पर इस सब्जेक्ट को भी 11th-12th के लिए मैं विशेष अध्ययन के रूप में लेना चाहता हूं। तो जो विद्यार्थी 20-21 में बैठ रहे हैं उनके लिए भी, और जो 19-20 में बैठने वाले हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा साबित होगा। 5वीं बात जो मैंने लिखी नहीं है, जो विद्यार्थी जैसे बीए की कक्षाएं लेंगे तो उन सभी के लिए लगभग सितंबर महीने से हिंदी साहित्य और राजनीति विज्ञान, कॉलेज के लिए हिंदी साहित्य और राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही अच्छी सामग्री मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने पर जो ही मैं हिंदी व्याकरण से संबंधित, साहित्य से संबंधित, अनिवार्य विषय से संबंधित या राजनीति विज्ञान से संबंधित या कोई टॉपिक कॉलेज से संबंधित जो ही डालता हूं, तो वो आपके नोटिफिकेशन में आ जाएं। क्योंकि जिन विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब कर रखा है उन विद्यार्थियों को तो मालूम है कि इस चैनल से, यानी आपके अपने गुरु के माध्यम से कैसा अध्ययन करवाया जाता है, आपको कैसा मार्गदर्शन दिया जाता है। तो विद्यार्थियों तैयार हो जाओ, सत्र 2020-21 शुरू होने जा रहा है। सत्र 2020-21 में हम क्या पढ़ेंगे, शुरुआत हम क्या कर रहे हैं। जैसे मान लो हम व्याकरण की शुरुआत कर रहे हैं, आज जैसा हम व्याकरण की शुरुआत कर रहे हैं, व्याकरण की शुरुआत 19-20 के विद्यार्थियों के लिए भी और 20-21 के विद्यार्थियों के लिए भी बेहद आवश्यक है। तो आप देखिए 9वीं से लेकर के 12वीं तक, और जो आगे कंपटीशन की एग्जाम देना चाह रहे हैं उनके लिए भी। तो आज हम शुरुआत क्या कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं अपन भाषा, लिपि और व्याकरण। आप मेरे ये जो नंबर देख रहे हैं, इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। 2019-20 के विद्यार्थियों ने तो बहुत अच्छा फीडबैक देकर के, मेरे नंबर पे मैसेज देकर के और अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने का, अपनी जिज्ञासाएं मेरे सामने रखी, और मैंने जहां तक संभव हो पाया मैंने उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास भी किया।
तो आप देखिए कि इसका महत्व क्या है। यानी मेरे जो ये नंबर है, आप ये नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लें। अपना जो रिश्ता है वो बहुत आगे तक चलने वाला है। इस रिश्ते को अपन यूं ही बनाए रखें, आगे तक बनाए रखें, छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से। कक्षा 9, अब देखिए भाषा, लिपि, व्याकरण, इसका अध्ययन का महत्व क्या है। कक्षा 9, 10, 11 और 12, और 11-12 के लिए जो हिंदी अनिवार्य है, इनकी परीक्षाओं में निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। 11-12 जिन्होंने हिंदी अनिवार्य चाहे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी भी विषय का है, तो हिंदी अनिवार्य विषय में ये आपको पूछे जाएंगे। तो हिंदी अनिवार्य का बहुत अच्छा कोर्स, बहुत ही अच्छा पाठ्यक्रम मैं आपको करवाऊंगा। इसके लिए आप इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दूसरी बात, प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे रीट है, व्याख्याता है, पटवारी है, ग्राम सेवक है, एसआई की जो एग्जाम्स होती है, या जो एसएससी की कुछ एग्जाम्स होती है, रेलवे की कुछ एग्जाम्स होती है, उन एग्जाम्स में भी हिंदी विषय के, हिंदी व्याकरण के सवाल पूछे जाते हैं। तो आज से ही जो विद्यार्थी 12th पास कर चुके हैं, जो विद्यार्थी 12th में आए हैं, जो विद्यार्थी 9th और 10th में पढ़ रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो है। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक देखें, अपने विद्यार्थियों को बताएं, अपने अनुभव को बताएं, और भी आपके मन में हिंदी से संबंधित जो भी जिज्ञासा हो वो आप मुझ तक पहुंचाएं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जिज्ञासाओं को बहुत अच्छे तरीके से समाधान करूं, आपकी जिज्ञासा को शांत करूं। तो आइए आज अपन पढ़ते हैं पहला ही चैप्टर, पहला ही दिन है, और सत्र 2020-21 का। 2020-21 में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, भाषा, लिपि एवं व्याकरण, इसके अध्ययन का महत्व आप पढ़ ही चुके हैं कि अध्ययन का महत्व क्या है। तो आइए शुरू करते हैं अपन पहला चैप्टर सत्र 2020-21 का, और सभी विद्यार्थियों एक बार पुनः हार्दिक आभार। तो देखिए, भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय। हमारी जो भाषा है, हिंदी है, इस हिंदी भाषा को पढ़ने के लिए जो शुरू में जो हमें अध्ययन करना चाहिए, वहीं से अपना जो पाठ्यक्रम है वो शुरू हो रहा है 2020-21 का, और अनवरत चलता रहेगा। आप मेरे साथ बने रहें। जैसे सबसे पहले हम भाषा किसे कहेंगे, तो भाषा की हम परिभाषा कैसे लिखेंगे कि भाषा संप्रेषण का वह माध्यम है जिसके द्वारा मानव जाति का विकास आज इस सोपान को छू पाया है। आज इस सीढ़ी पर यदि मानव पहुंचा है तो इसके लिए भाषा आवश्यक है। मानव एक सामाजिक प्राणी है, अतः अपने विचार, भावना, संदेश, सूचना आदि को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा ही एक माध्यम है। भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचार एवं भाव एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, दूसरे व्यक्ति के विचार भी हम जान पाते हैं। तो इन सभी के लिए भाषा है वो आवश्यक है। ये थी अपनी भूमिका। जैसे हमारे इस संसार में अनेकों भाषाएं हैं, अनेकों भाषाओं में हमारी जो देश की भाषाएं हैं उनसे संबंधित यदि हम देखें, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती, उर्दू, मराठी, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, उड़िया, और भाषा जो है वो संयुक्त रूप से भाषाओं का देश है। हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे आप देखते हैं कि 22 भाषाओं को तो अपने देश के संविधान में भी स्थान दिया गया है, संविधान में भी उनको मान्यता प्रदान की गई है, और वर्तमान में हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। और हिंदी को जो है पढ़ेंगे तो हिंदी क्या है, भाषा क्या है, भाषा के आधार पर यदि हम देखें तो भाषा वैसे 3 प्रकार से लिखी जा सकती है। मौखिक भाषा हो सकती है, लिखित भाषा हो सकती है, सांकेतिक भाषा हो सकती है। ये वैसे ये सांकेतिक एक भाषा नहीं है, ये हाव भाव है, लेकिन फिर भी कई विद्वान जो है वो इसे भाषा के रूप में काम में लेते हैं। तो मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा की परिभाषा है आपके, जैसे 11-12 वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे कि आपको ये पूछा जा सकता है कि मौखिक भाषा की परिभाषा क्या है, लिखित भाषा की परिभाषा क्या है, मौखिक भाषा लिखित भाषा में अंतर क्या है, ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। जैसे परस्पर अपने विचार संप्रेषण के लिए बातचीत, भाषण, उद्बोधन का प्रयोग मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा क्या है? लिखित भाषा की परिभाषा है परस्पर अपने विचार संप्रेषण के लिए लिपि चिन्हों या संकेत चिन्हों का प्रयोग करना लिखित भाषा कहलाता है। जैसे हम जिस लिपि चिन्हों में हम लिख रहे हैं उनके माध्यम से यदि हम अपने विचार व्यक्त करें तो वो लिखित भाषा होती है। सांकेतिक भाषा जिसमें हम संकेतों के माध्यम से एक दूसरे को अपने भाव व्यक्त करना, जैसे मान लो हम किसी को मना करते हैं तो गर्दन हिला देते हैं तो वो अगला समझ जाता है कि ये मना कर रहा है। तो इसी प्रकार हम जो है वो सांकेतिक भाषा भी कई विद्वान उसे भाषा के रूप में काम में लेते हैं। अब भाषा के अलावा भाषा और बोली 2 चीजें हैं। भाषा और बोली, जिसको बोली को अंग्रेजी में डायलेक्ट कहते हैं, जो डायलेक्ट कहते हैं, डायलेक्ट या पेटवा भी कहते हैं।
लैंग्वेज और पेटवा या लैंग्वेज और जो डायलेक्ट है इसमें थोड़ा अंतर होता है। भाषा क्या है और बोली क्या है? देखिए, बोली किसको कहेंगे? बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय रूप को बोली या उपभाषा कहते हैं। अर्थात भाषा का सीमित, अविकसित और आम बोलचाल वाला रूप बोली कहलाता है, यानी सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने वाली विकसित साहित्यिक एवं व्याकरणिक नियमों से संस्कारित बोली ही भाषा कहलाती है। जिसका व्याकरण हो जाता है, जिसका साहित्य हो जाता है, बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, तो वो भाषा यानी वो बोली है, वो भाषा का रूप ग्रहण कर लेती है। शुरू में तो ये सब बोलियां थी। भाषा और बोली में अंतर ये बहुत महत्वपूर्ण है। बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, इनका व्याकरण नहीं होता है, जबकि भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है और व्यवस्थित एक मानक व्याकरण होता है। भाषा का एक मानक व्याकरण होता है। बोली में कोई साहित्य नहीं होता है और ना इनका कोई शब्दकोश होता है। बोली का कोई शब्दकोश भी नहीं होता और बोली का कोई साहित्य नहीं होता, जबकि भाषा का एक मानक शब्दकोश होता है और विपुल साहित्य होता है, यानी बहुत साहित्यिक रचनाएं उसमें होती है। हिंदी की बोलियां, अब देखिए आपको हिंदी जो है अपनी भाषा, इसमें इसको 5 भागों में बांटा गया है। बहुत ही संक्षेप में पढ़ा रहा हूं मैं, क्योंकि हिंदी अनिवार्य में बहुत ही संक्षेप में बताया गया है। हिंदी साहित्य में जब हम चलेंगे तो इसको हम बहुत विस्तृत रूप से देखेंगे। अब हम हिंदी की बोलियां हैं, हिंदी की बोलियों को इस कैसे याद रख सकते हैं कि हिंदी के तो 5 तो भाग है और 18 बोलियां हैं। 18 बोलियों में 5 भागों में विभक्त किया गया है। सबसे पहले पूर्वी हिंदी जिसको अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इसको संक्षेप में याद रख लो, पूर्वी हिंदी अबच, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी कन्नौजी, ब्रज, बांगरू या हरियाणवी दोनों एक ही है। बुंदेली, खड़ी बोली, इसको कह दो आप कब्र हबुक। कन्नौजी, ब्रज, हरियाणवी, बुंदेली, खड़ी बोली। बिहारी में भोजपुरी, मैथिली और मगही, भोजपुरी, मैथिली, मगही। और चौथा इसका रूप है राजस्थानी, और राजस्थानी में मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी या ढूंढाड़ी, इसको मामा मेज के नाम से जाना जाता है। राजस्थानी अर्थात मामा मेज। पहाड़ी भाषा जिसमें गढ़वाली, कुमाऊनी, मंडियाली ये जो होती है, या नेपाली यानी इसको कुनैक कहते हैं, यानी कुमाऊनी, नेपाली और गढ़ियाली या जैसे मंडियाली। हिंदी को ये 5 भाग हो गए, 5 भागों में 18 बोलियां हो गई। 18 बोलियां और 5 भागों में इसको विभक्त किया गया है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा स्वीकार की गई थी। ये परीक्षा योग्य जो आपके जो कंपटीशन के लायक प्रश्न है। अब लिपि क्या है? देखिए, ये जो प्रश्न है वो आप पटवारी की यदि रीट की तैयारी कर रहे हैं या ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की तैयारी कर रहे हैं, व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिपि भाषाई ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है, अर्थात किसी भी भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए जिन वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। ये लिपि की परिभाषा है। चिन्ह होते हैं लिपियां देखिए, और भी बहुत सारी लिपियां हैं। देवनागरी लिपि में संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली ये इसमें लिखी जाती है, देवनागरी में लिखी जाती है। रोमन लिपि में अंग्रेजी लिखी जाती है, गुरुमुखी में पंजाबी लिखी जाती है, फारसी में उर्दू लिखी जाती है। इसी प्रकार जैसे गुजराती जो है वो महाजनी लिपि में लिखी जाती है। और भी बहुत सारी जो भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं की लिपियां हैं। वो लिपियां और सारा जो अध्ययन है वो हिंदी साहित्य का जब चैप्टर आएगा भाषा, उसमें हम अवश्य पढ़ेंगे। बहुत सारी भाषाओं का, बहुत सारी लिपियों का अध्ययन भी हम करेंगे। देवनागरी लिपि का मानक रूप क्या है? इसमें स्वर 11 हैं, व्यंजन 33 है, संयुक्त व्यंजन 4 है। यानी वैसे तो 44 जो रचना प्रबोध है उसमें 44 वर्णमाला में वर्ण माने गए हैं। संयुक्त अक्षर जो 4 हैं वो हैं आपके सत्रय और श्रय, ये हैं चारों संयुक्त व्यंजन है। देखिए, भाषा और लिपि में अंतर क्या है? भाषा और लिपि में अंतर, भाषा श्रव्य है, लिपि दृश्य एवं पाठ्य। लिपि जैसे मान लो अपन ने ये क लिख दिया, खा लिख दिया, इनको हम देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। लेकिन भाषा श्रव्य है, भाषा को सुना जाता है, भाषा को देखा नहीं जाता। पढ़ने के लिए लिपियां होती है और देखने के लिए लिपि चिन्ह होते हैं। भाषा श्रव्य है,
लिपि दृश्य और पठ्य है। भाषा में मनोभाव व्यक्त किए जा सकते हैं, लिपि में नहीं। भाषा में हम रो सकते हैं, भाषा में हम हंस सकते हैं, भाषा में अपने मनोभाव व्यक्त कर सकते हैं। लिपि में जो हम लिखेंगे और वो बात अगले में वो फीलिंग आए या न आए, ये अंतर है। भाषा की ध्वनियाँ अस्थायी होती है जबकि लिपि चिन्ह स्थायी होते हैं। लिपि चिन्ह जो होते हैं वो स्थायी होते हैं, ध्वनियाँ है वो अस्थायी होती है, ध्वनियाँ बदलती रहती है। भाषा एक ध्वनि है जबकि लिपि ध्वनियों के संकेत चिन्ह हैं। भाषा तो एक ध्वनि है, ध्वनि से भाषा बनती है, और लेकिन लिपि क्या है? ध्वनियों का संकेत चिन्ह है। देवनागरी लिपि अपनी हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। देवनागरी लिपि की क्या विशेषताएं? ये 11th-12th के लिए तो बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। 11th-12th के लिए तो आपकी कंपलसरी हिंदी में, तो आप सभी विद्यार्थी ध्यान रखें। देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या है? देवनागरी लिपि की विशेषताएं कि प्रत्येक ध्वनि के लिए पृथक पृथक वर्ण है, संकेत है। हम जो भी ध्वनि निकालेंगे उस ध्वनि के लिए हमारी हिंदी की देवनागरी लिपि में वर्ण संकेत बने हुए हैं, लिपि चिन्ह बने हुए हैं। जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, दूसरी भाषाओं में संभव नहीं है। जैसे मान लो हम इंग्लिश को देखें, इंग्लिश में BUT लिखा जाएगा, यानी ऊ की मात्रा है लेकिन इसको बट ही बोलेंगे। अपने यहाँ ऐसा नहीं है, जैसा बोला गया वैसा ही लिखा जाता है। ये देवनागरी लिपि की एक विशेषता है। देवनागरी लिपि में कोई भी वर्ण मूक नहीं है। जैसे अंग्रेजी में बहुत सारे शब्द होते हैं वो साइलेंट होते हैं। जैसे अपन नाइफ शब्द लेते हैं चाकू का, तो इसमें के साइलेंट रहता है। अपने हिंदी में ऐसा नहीं है, मूक वर्ण नहीं है। वर्णों का पृथक पृथक रूप है। वर्ण जो है वो अलग अलग रूप में है, यानी जो वर्ण बनाए हुए हैं वो अलग अलग उनका विभाजन किया गया है। जैसे कंठ से निकलने वाले कंठ हैं, और जैसे मान लो तालु से निकलने वाले तालव्य हैं, दांतों से टच होकर के निकलने वाला दंतव्य है। तो अलग अलग जहाँ जिस अंग से वोकल यंत्रों से जो घर्षण करके जो निकलते हैं उनका विभाजन भी वैसे ही किया गया है। अनेक भाषाओं में प्रयुक्त होने वाली लिपि है। अपन ने अभी देखा था कि संस्कृत की, नेपाली की, यानी जैसे खड़ी बोली की 18 जो बोलियां हैं उन वो सारी बोलियां हैं वो इस देवनागरी में लिखी जाती है। वर्ण ध्वनियों का वैज्ञानिक विभाजन किया गया है, वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है। यानी हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसको शरीर के अंगों के आधार पर, यानी शरीर के जो वोकल यंत्र हैं जहाँ से अपनी ध्वनि निकलती है उसी के आधार पर उसका नामकरण किया गया है। तो वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है। ये छोटा सा एक अपना चैप्टर था जो व्याकरण की शुरुआत है। और व्याकरण की शुरुआत में कल हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन पद परिचय। और पद परिचय जो है वो आप जो परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए भी, और 11th 12th 9th से लेकर के 12th जो है उन सभी के लिए भी बहुत ही अच्छा वीडियो होगा, वो हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये जो मेरे नंबर दिखाई दे रहे हैं 9694732835, ये और पहले वाले यानी 9610208295, इन दोनों ही नंबरों पे व्हाट्सअप है। आप इन पे अपनी जिज्ञासा, यानी किस विषय में आप कमज़ोर हैं उस विषय से संबंधित आप अपनी जिज्ञासा मुझे भेज सकते हैं, प्रश्न भेज सकते हैं कि मुझे इस प्रकार गाइड किया जाए, तो मैं हर संभव कोशिश करूँगा। और वैसे राजस्थान के संपूर्ण विद्यार्थियों ने मेरा जो सहयोग किया है, मेरे साथ जुड़े हैं, इसके लिए मैं एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कल अपन अगला वीडियो और पढ़ेंगे, तो अनवरत मेरे साथ जुड़े रहिए। और मेरे जो नंबर हैं इन नंबरों से आप जुड़ जाइए, यानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप लोगों के पास पहुंच जाएं और आप उसका अध्ययन कर सकें। यानी मेरा परम कर्तव्य है, पहला जो कर्तव्य वो मैं मानता हूं, विद्यार्थियों की जिज्ञासा शांत करना, विद्यार्थियों को अच्छा नॉलेज देना, और आपका कर्तव्य है मेरे वीडियोज़ का सम्मान करना, मेरे वीडियोज़ का सम्मान करना।